नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू सीरिया पे। तो आज हम बात करेंगे खान सर का पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, जिस पे आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, प्राचीन भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। और पुरातात्विक स्रोत के 2 भाग हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो चलिए आगे देखते हैं। अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है तथा अभिलेखा के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सौगोरा अभिलेख में मिलता है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासन अशोक का इतिहास लिख दिया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशिष्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शिलालेख है इनका। सबसे पहले महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, शासक का नाम है कलिंग राजा खारवेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्र दामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी। नेक्स्ट, नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र, सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां। चौथा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त इनकी विजयों की जानकारी। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी। नेक्स्ट, ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा के बारे में जानकारी। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त हुनों पर विजय का विवरण। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। और नेक्स्ट,
बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश, बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, सातवाहनों की उपलब्धियां, अयोध्या अभिलेख, शुंगों की उपलब्धियां, भरहुत अभिलेख, सुंगनरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित, एरन अभिलेख, भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। इसके बाद है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी का साहित्य में कापार्सन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्के पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। आगे देखते हैं। कनिष्क के सिक्के से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यह सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। नेक्स्ट, रोमन सिक्के अरिकेमेडू पुदुचेरी के पास से प्राप्त होते थे। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। वह दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती थी, जबकि दक्षिणयान के मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट, कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल जो मूर्तियां निर्मित की गई जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साहित्यिक स्रोत, वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ है छंदा तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचा हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं।
सोम का उल्लेख है। बाद में जोड़ा गया 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिससे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो में बने रहें, बेसिक जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो था ऋग्वेद, आप चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वेद अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहलाते हैं या कहते हैं। एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, ऋचाओं का संकलन, इसके मंत्रों को गाया जाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। तो आगे देखते हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ मंत्र है, जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद, गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखा है। कोथुमीय, जेमिनीय तथा रामायणीय हैं। अथर्ववेद, नेक्स्ट है अथर्ववेद। तो चलिए अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा रचिता आंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वाग्रिस वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें कुल 22 कांड, 731 सूत्र एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद
धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है एक कमेंट करें। ब्राह्मण साहित्य, इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण का गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद। ऋग्वेद ऐत्रेय व कौशितकी, ऋग्वेद ऐत्रेय व कौशितकी। यजुर्वेद कठ, श्वेतावसर, इस तैत्तिरीय व मैत्रायणी और बृहदारण्यक। सामवेद छांदोग्य, अथर्ववेद मुंडक, प्रश्न मांडुक्य। उपवेद के बारे में अगर देखें, ब्राह्मण ग्रंथ आयुर्वेद ऐत्रेय कौशितकी ब्राह्मण, धनुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, गंधर्ववेद षड्विंश ब्राह्मण, इसे तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। शिल्प वेद गोपथ। नेक्स्ट, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आरण्यक साहित्य, इसकी रचना जंगलों आरण्यक में पढ़ाए जाने के कारण आरण्यक कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझने में भी आसानी होगी। आरण्यक भी कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं: ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यन्दिन, तलवकार और छांदोग्य। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का शब्द का अर्थ है उप, समीप, निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद की संख्या 108 है मानी गई है, किंतु प्रमाणित उपनिषद 12 है। जी हाँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रमाणित उपनिषद जो है 12 है। 12 उपनिषद इस कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कौशितकी और बृहदारण्यक, ये 12 आपका प्रमाणित है या प्रमाणिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। इसमें लिखा है जो कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मिश पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। वेदांग साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा वैदिक स्वरों को शुद्ध करने हेतु शिक्षा का निर्माण। कल्प सूत्र होने जिसमें से विधि एवं विधानों का उल्लेख। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा कल्प हो गया। व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, उसके बाद प्रयोगों, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। नेक्स्ट छंद शास्त्र का पिंगली मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सटीक जानकारी मिलेगा दोस्तों। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है सूत्र कहलाते हैं, कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र या संबंधित नियम, गृह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धर्म सूत्र धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा की 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण। मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। उसके बाद वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के साहित्यिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य का शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्री के संग्रह को संहिता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्मृति साहित्य। मनुस्मृति प्राचीनतम
स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की राजधानी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहलाता है। बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकर भारूची, मेधातिथि, गोविंद राज और कुल्लू भट्ट। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकर, विश्वरूप और ज्ञानेश्वर अपराग। उसके बाद नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है बौद्ध साहित्य। चलिए, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह भाषा पाली में रचित है। त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट होता है कई एग्जामों में कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे जातक कहते हैं। इसको आप नोट कर लें। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो यह कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए सटीक जानकारी देने के लिए जैन साहित्य देखते हैं। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग हैं, तो ये हैं 12, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। यह भी एक क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें है, तो वो कल्प सूत्र में है। और इसकी रचना, जैन धर्म की रचना किसने की है, तो वो भद्रबाहु ने। तो आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट प्रवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य जो बचे हुए हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य, जिसको ब्रैकेट में कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं, तो इनकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की। यह 15 अधिकरणों व 180 प्रकरणों में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास का राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है, तो यह है कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें
तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम है, तो वो है अष्टाध्यायी। इसके लेखक के बारे में पूछता है तो वह है पाणिनि। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा है, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा में, पुस्तक चचनामा फारसी में अनुवाद है, चचनामा नामक पुस्तक में है। चलिए नेक्स्ट, अब जानकारी देना है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्री एवं लेखकों के विवरण में हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनानी रोमन लेखक। भारतीय इतिहास में हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व का कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकिटस का नाम मिलता है। यूनानी लेखकों में स्ट्रोबो व जस्टिन ने किया। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोस्टस तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोस्टस के नाम से उल्लेख किया। स्ट्रोबो डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है टेसियस, यह ईरानी राजवेद था। उसके बाद हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। भारत और फारस संबंध वर्णन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद है निरियाकस, आनेसिक्रिस्टस, अरिस्टोबुल्स, यह सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। नेक्स्ट, टेलमी, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी की जियोग्राफी व पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। डायनोसियस, मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फ्स के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस, सीरियाई राजा एंटिओकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए मैं फटाफट आगे देखता हूँ। इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की प्रथम सदी या लैटिन भाषा में है। इसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चीनी लेखक के बारे में जानते हैं। चीनी लेखक यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इसमें प्रमुख हैं
फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईसा पूर्व से लेकर के 415 ईसा पूर्व के दरबार में भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थितियों का विवरण किया। हेनसंग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। यह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट, हिनली। इसके द्वारा लिखित हेनसंग की जीवनी से हर्षकालीन इतिहास का विवरण मिलता है। मतवान लिन हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। चलिए नेक्स्ट, इतिसंग। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत स्थितियों का वर्णन किया। संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। चलिए नेक्स्ट, अरबी लेखक के बारे में जानकारी। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया तथा बाद में उसका योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बनाया गया। यह रवीना उज्बेकिस्तान का था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। प्लीज़ एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलमसूदी 10वीं शताब्दी में बगदादी यात्री आलसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा। इसे रहला भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर सबसे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अन्य लेखक। तारानाथ, यह तिब्बती लेखक। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। प्राचीन भारत परिचय, अतीत काल की घटनाओं की स्थितियों की जानकारी देने वाला शास्त्री हम। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। शास्त्री हम इतिहास कहते हैं तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझाने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के लिए लिखित साधन साक्ष्य का उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल।
आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका है तथा उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे आपके लिए प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो लाने के लिए। तो मिलते हैं फिर आपके अपना यूट्यूब चैनल एडुसरिया पे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।